नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल है यार में। और आज हम बात करने वाले हैं ग्रेटर नेपाल क्या है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग हैं नेपाल के वो चाहते हैं कि हमारा जो नेपाल है वो पहले की तरह ग्रेटर नेपाल हो। यानी कि वो ग्रेटर नेपाल की क्यों बात कर रहे हैं, क्या है ग्रेटर नेपाल, तो उसके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे। यहाँ पे मैंने पूरा यहाँ पे अध्ययन किया है, उसके बाद मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारा जो भारत है वो भी पहले इतना अब है उतना नहीं था, उससे बहुत ज्यादा था, बहुत सारे एरियाज मिले हुए थे। उसी तरह नेपाल भी अब जो मैप है उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। यानी कि नेपाल का मतलब है नेपाल का वह भौगोलिक स्वरूप जो विशाल नेपाल की बात कर रहे हैं, जो सबसे अधिक विस्तृत था। आज के नेपाल का भौगोलिक स्वरूप है वो इतिहास के असमान संधि और उन संधियों पर कोई क्रियान्वयन न हो पाने का नतीजा ही है। यानी कि इतिहास के उसी विशाल भौगोलिक स्वरूप को याद करके जो नेपाली लोग हैं वो प्राचीन नेपाल को विशाल नेपाल कहते हैं। उसमें बहुत सारे एरियाज थे जो पहले नेपाल में थे, लेकिन वो एरियाज अभी किसी कारणवश यहाँ पे नहीं है, तो उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा इस नेपाल के हिस्ट्री पे, यानी कि जो ग्रेटर नेपाल है उसकी हिस्ट्री क्या रही है, तो उस पर चलते हैं। दोस्तों, अगर इसके इतिहास को पिरोला जाए तो प्राचीन अहीर और गोपाल और खसकाल और किरांत काल में नेपाल विशाल हुआ करता था और इसकी सीमाएं पूर्व में कामरू कामक्स और दक्षिण में कतूर और पश्चिम में कांगड़ा तक हुआ करती थी। और इस बात की अगर सच्चाई जाने तो वो हम यहाँ पे 81वें अध्ययन में मालूम की जा सकती है। और स्कंद पुराण के इस अध्याय में स्पष्ट उल्लेख है कि नेपाल की सीमाएं कहां से कहां तक थी। और इस बात की सच्चाई ईसा पूर्व की बात करें तो 10,000 वर्ष पहले के अथर्ववेद से भी लगाई जा सकती है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इस बात की पुष्टि होती है। अगर इसके अलावा भी मैं बात करना चाहूं तो यहाँ पे 2200 वर्ष पुरानी सम्राट अशोक की लुम्बानी में स्थित अशोक स्तंभ, जहां लिखा गया था कि हिंदू बुद्ध गाते नेपाल, यानी कि अर्थात बुद्ध जो इस जगह जन्मे थे और यह नेपाल है। तो सम्राट समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्थित एक शिलालेख पर नेपाल की पूर्वी सीमा कामरू और कामक्स, दक्षिण सीमा पाटलिपुत्र और कतूर और पश्चिम की सीमा उधमपुर लिखा हुआ है। यानी कि बात यहीं से स्पष्ट हो जाती है कि नेपाल कितना बड़ा था। अगर बात करें, कामक्स अर्थात आसाम में स्थित है और पाटलिपुत्र का मतलब है पटना में, और कतूर अर्थात इलाहाबाद नजदीक है, और उधमपुर अर्थात उत्तर पूर्व पंजाब। और यह शिलालेख की बात करूं मैं कितना पुराना है, तो यह शिलालेख 350 ईसा पूर्व का है। अब अगर बात करें दोस्तों विशाल नेपाल या फिर ग्रेटर नेपाल के विभाजन की, तो ये टुकड़ों में कैसे बंटा, तो बात उस समय की है जब किरांत काल का अंत हो रहा था और लिच्छवियों के नेपाल में शासन का शुरुआत हुई। और नेपाल के लिए अगर लिच्छवियों के शासन की शुरुआत कहें तो यह एक दुर्भाग्य है। लिच्छवियों के शासन काल के अंत में वे इतने शक्तिहीन हो गए थे कि नेपाल के 53 टुकड़े हो गए। और लिच्छवियों के बाद मल्ल वंश का शासन आया और वो भी नेपाल का एकीकरण करने में नाकाम रहे। लेकिन मल्ल वंश के शासन के बाद नेपाल में शाह वंश के शासन का उदय हुआ और शाह वंश के काल में नेपाल के आधुनिक युग की शुरुआत भी हो गई। जी हाँ दोस्तों, जो अभी नेपाल है उसकी शुरुआत तभी से हुई, यानी कि शाह वंश से हुई। इसके बाद में अगर बात करूं विशाल नेपाल के एकीकरण की, तो जो नेपाल 53 टुकड़ों में विभाजित था तो उसका एक टुकड़ा गोरखा यानी कि अधिराज्य गोरखा किंगडम के नाम से भी जाना जाता था। और गोरखा के राज्य में पृथ्वी नारायण शाह थे और पृथ्वी नारायण शाह ने 53 टुकड़ों में विभाजन नेपाल को एक बार फिर से यहाँ पे ठानी की उन्हें एकीकृत किया जाए और अभियान शुरू किया। विक्रम संवत यानी कि 1722 में पृथ्वी नारायण शाह गोरखा के राजा बने और उसके साथ एक साल बाद ही पड़ोसी राज्य यानी कि नुवाकोट पर पृथ्वी नारायण शाह ने हमला बोल दिया और विजय हासिल करी। और इसी के साथ ही नेपाल के एकीकरण की शुरुआत
हो गई। बाद में उन्होंने विक्रमी संमत की जो 1822 में सेना राज्य मकवानपुर पर विजय हासिल करी और उसे एक राज्य में सम्मिलित करके सफल हो गए। और उसके बाद अगर बात करें तो उत्साहित होकर उन्होंने कीर्तिपुरा पर हमला किया और कीर्तिपुर पर भी विजय हासिल कर अपना झंडा गाड़ दिया। इसी के साथ विक्रमी संमत में लगातार कांतिपुर, ललितपुर के साथ साथ भरतपुर को अपने अधिकार में लेकर 3 राज्यों को जोड़ लिया और काठमांडू यानी कि उपत्यका बना दिया। काठमांडू को अपनी राजधानी बनाया और उसके बाद पृथ्वी नारायण शाह की मृत्यु के पश्चात उनका बड़ा लड़का प्रताप शाह ने भी यहाँ पे नेपाल की जो एकीकरण में बहुत बड़ा सहयोग दिया। अगर इस प्रकार से हम पढ़ें दोस्तों तो वह यह इतिहास बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत सारे राजा आए और राजमाता राजेंद्र लक्ष्मी ने भी इस शासनकाल की डोर संभाली थी और इस प्रकार से जितना अभी नेपाल है उसका यहाँ पे एकीकरण हो गया। लेकिन उसके बाद में ऐसा हुआ कि इस एकीकरण को रोक दिया गया और इसी के साथ साथ नेपाल इतना जो अभी आधुनिक युग का नेपाल है यह बनकर रह गया। लेकिन अभी जो लोग हैं वो मांग उठा रहे हैं कि जो ये हमारा ग्रेटर नेपाल यानी कि पहले जितना बड़ा नेपाल था उतना ही हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें स्टडी करना होगा सुगोलियन संधि का। सुगोलियन संधि में ब्रिटिश शासन ने उनके साथ युद्ध किया। यहाँ पे 5 मोर्चों पर युद्ध हुआ जिसमें से जो गोरखा थे उन्होंने 3 मोर्चों पर विजय भी हासिल करी, लेकिन वो 2 मोर्चों पे हार का सामना करना पड़ा उन्हें। और इसी का परिणाम रहा कि उन्हें इस संधि से संतुष्ट होना पड़ा जैसा ब्रिटिश ने कहा, क्योंकि उनके हथियार भी बढ़िया थे जिसके कारण उन्हें यहाँ पे विजय मिली ब्रिटिश शासन को और जो गोरखा थे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हम फिर भी कह सकते हैं कि गोरखा जैसे भी उनके पास हथियार से उसके साथ भी बहुत अच्छे से लड़े। लेकिन बात अब यहाँ रह जाती है कि जो नेपाल है वो ये नेपाल के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा ग्रेटर नेपाल बने। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको कि ग्रेटर नेपाल बनना पॉसिबल है मेरे हिसाब से, लेकिन ग्रेटर नेपाल बनने के लिए उन्हें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत की बात करें तो उन्हें अगर ग्रेटर नेपाल बनाना है तो भारत से भी बहुत सारी जमीन को अपने नेपाल में मिलानी होगी और इसके अलावा बांग्लादेश से भी बहुत सारी जमीन को अपने नेपाल में मिलानी होगी। और अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें इसको युद्ध करना पड़ेगा और युद्ध का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता। मान लीजिए कि नेपाल यहाँ पे विजय हासिल कर लेता है युद्ध में तो भी वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि युद्ध के पश्चात जो कंडीशन आती है दोस्तों वो बहुत ही दयनीय हो जाती है। दैट्स फाइनली कि मैं नेपाल के लोगों को यही कहना चाहता हूं कि आप अगर हम यहाँ पे कहें कि हिंदू राष्ट्र हम जो पहले था हमारा वो बनाए तो हमें भी यहाँ पे युद्ध करना पड़ेगा और उसमें हमें पाकिस्तान, चाइना और बहुत से देशों के साथ भी युद्ध करना पड़ेगा। तो उसके पश्चात ही हम हमारा पहला ही हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं, जो कि पॉसिबल तो है लेकिन पॉसिबल कर भी कोई फायदा नहीं है। तो मैं यहाँ पे संदेश देना चाहता हूँ कि सभी को जो ग्रेटर नेपाल के बारे में सोच रहे हैं तो अगर आप ग्रेटर नेपाल बना भी लेते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। अगर आपको करना ही है, अगर आपको डेवलप्ड भी होना है तो आप मेरी राय में तो इसी जितनी जमीन है हमारे पास आधुनिक युग में इसी पर अपना कुछ करिए, काम करते रहिए और अपने आप को और अपने देश को डेवलप्ड करिए, ना कि हम ग्रेटर नेपाल बनाने में लगे रहें और ग्रेटर नेपाल बनने के बाद भी वो कोई काम नहीं आए। क्योंकि अगर युद्ध होता है तो यहाँ पे बहुत बड़ी दयनीय स्थिति आ जाएगी और यहाँ पे नेपाल हो चाहे कौन सा भी देश हो अगर युद्ध करता है तो वो कम से कम 50 साल पीछे चला जाता है, यानी कि विकास की कोई भी उम्मीद नहीं रहती। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे कोई नया अपडेट मैं फिर आपके सामने लेकर आऊंगा। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।